हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज का ये जो जीके जीएस का जो सेशन है, जो आगामी आने वाले जो एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी प्रश्नों पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को लाया गया है। और हम लोग समय को ऐसे नहीं गवाते हुए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। ऑप्शन में है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो सहायक जो संधि है जिसको गठबंधन कहते हैं, यह इसे किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह सहायक संधि को प्रतिपादित किया गया था, लाया गया था, लागू किया गया था। कब किया गया था? 1798 ईस्वी में। और इसका पूरा शासनकाल रहा है 1805 ईस्वी में, यानी 1798 ईस्वी में इन्होंने एक सहायक संधि को लागू किया। ये सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि जो है ये एक ऐसी शर्त है जो भारत के जो शासक हैं उन शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, यानी वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते हैं और उन्हें कंपनी के द्वारा ऐसे सुरक्षा दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उनके सहायक बलों के लिए उसको ऐसे भुगतान करना पड़ता था। तो ये जो सहायक संधि जो है ये ऐसे जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया, जिसमें बहुत ही कारगर हुआ। और सबसे पहले हमारे भारत में हैदराबाद के निजाम, कहाँ के निजाम? हैदराबाद के जो निजाम है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 ईस्वी में ऐसे ये जो सहायक गठबंधन है इस संधि को अपनाने वाले पहले व्यक्ति बने। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1861 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1861 ईस्वी में उन्होंने ऐसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लाए, यानी एक नियम लाए जिसका नाम है भारतीय उच्च न्यायालय। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में, इससे क्या हुआ कि हमारे भारत के जो न्यायिक जो सुरक्षा है जो उसमें ऐसे एक तरह से हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, न्याय को बेहतर तरीके से किया जा सके, इसीलिए उच्च न्यायालय की जो यह अधिनियम है से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 ईस्वी में लाया गया। इसके अलावा भी 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम यह ऐसे किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था। अब इस अधिनियम के तहत 1858 में जब इस अधिनियम को लाया गया तो अब ऐसे पूरी शासन जो है ये कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों का, इस कंपनी का टोटल जो शासन व्यवस्था है अब ब्रिटिश राजा यानी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, सौंप दिया गया और कंपनी का जो शासन है वो खत्म कर दिया गया। 1858 में कंपनी का जो शासन है उसको ऐसे खत्म कर दिया जाता है और भारत सरकार अधिनियम जो लाया जाता है, जिसके बाद ऐसे टोटल जो शक्ति है वो किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश राजा के पास चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम वेंटिंग। किसके बारे में? लॉर्ड विलियम वेंटिंग। जो लॉर्ड विलियम वेंटिंग है 1828 से 35 के बीच में, 1828 से 35 के बीच इसका शासनकाल रहा है और ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए भारत में, और एक सुधार है सती प्रथा का उन्मूलन। लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किए। सती प्रथा का उन्मूलन है से लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन है से हमारे भारत के राजा राम मोहन की सहायता से 1829 में, कब की बात है? 1829 में एक ऐसे कानून लाया गया और जिसका नाम रखा गया सती प्रथा उन्मूलन। और इस उन्मूलन के तहत अब हमारे भारत में जो ऐसे हिंदू समाज में पति के मरने के बाद उसकी चिता में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, अब उस पर पाबंदी लगाया गया। तो यह ऐसे हमारे राजा राममोहन राय की सहायता
सहायता से ये कानून को पास किया गया, जिसको ऐसे सती प्रथा उन्मूलन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वह इन्होंने समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जिसको कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। ये कानून को ऐसे लाया कि अगर आप किसी भी कन्या की हत्या नहीं करना है। हमारे समाज में उस जमाने में क्या होता था कि कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे समाज में जो जातियां थी, जिसके अगर घर में अगर बेटी पैदा होता था तो उसको ऐसे गंगा में जाके उसके दो ऐसे पैर के दोनों फाड़ के उसको ऐसे गंगा में बहा दिया जाता था, यानी कन्या को अभिशाप समझा जाता था। तो इस प्रकार से कन्या भ्रूण जो हत्या है उस पर भी पाबंदी लगाया गया, रोक लगाया गया। इसके अलावा ऐसे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1835 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। कौन से? सरकारी मेडिकल कॉलेज का, सरकारी मेडिकल कॉलेज कहां पर करते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। उनका सोच था कि अंग्रेजी शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे इसके ऐसे योगदान रहे हैं। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन काल रहा है 1848 से 56 के बीच में। 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासन काल रहा है, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे हमारे भारत में सुधार कर सकते हैं या फिर ऐसे शासन का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक लाया था विलय नीति। कौन सी नीति लाया था? विलय नीति। इस नीति के तहत क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, यानी कोई संतान नहीं थे। तो वैसे में इस नीति के तहत ये जो कंपनी है उस साम्राज्य को अपने ऐसे कंपनी में मिला लेगी। तो ये विलय नीति लाया गया था, जिसमें सतारा हो गया, बहुत सारे झांसी हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य थे, राजा थे, जिन्होंने इस विलय नीति के तहत ऐसे वो ऐसे कंपनी के अंदर में आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार, यानी वो अपने शासन व्यवस्था को सुधार करने के लिए जैसे रेलवे, डाक और तार, इन सभी जो है से महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान चले अपने सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए उस समय सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उन्होंने रेलवे का ऐसे प्रसार किया। इसके अलावा ऐसे डाक और तार की व्यवस्था की सुधार भी किया। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसे अपने शासनकाल में, जो उसका शासनकाल 1848 से 56 के बीच में रहा है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ऑप्शन में है चार्टर अधिनियम 1833, नियमन अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके जो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है, वह ऐसे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा के पास ऐसे हस्तांतरित कर दिया जाता है। और इसके अलावा ऐसे जो भारत में इस अधिनियम के तहत और भी बदलाव किए जाते हैं। तो भारत के जो गवर्नर जनरल के जो पद होते थे, गवर्नर जनरल, इसके पद को ऐसे समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत में से इसके पद के स्थान पर वायसराय को लाया गया। वायसराय यानी एक नया पद आया जिसका नाम है वायसराय। और भारत के जो पहले जो वायसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के पहले वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। जब ये अधिनियम लाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल के जो पदनाम थे उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर कौन से पद को लाया गया? वायसराय को लाया गया। और ये हमारे भारत के पहले वायसराय के रूप में जाने जाते हैं जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग।
अब हम लोग आते हैं चार्टर अधिनियम 1833। ये चार्टर अधिनियम 1833 क्या है? ये अधिनियम, ये जो कानून बना था चार्टर अधिनियम, सबसे पहले ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम हमारे भारत में पारित नहीं किया गया था। ये अधिनियम कहां से लाया गया? तो ब्रिटिश संसद में इसको पास किया गया कि भारत में जो कंपनी के द्वारा जो शासन चलाई जा रही है उसके लिए ये कंपनी लाया गया। और इस कंपनी के द्वारा है से जब ये अधिनियम को लाया गया 1833 में, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन और प्रशासन में सुधार किया गया, बदलाव लाया गया। और इनमें से सबसे पहले बदलाव क्या था और इस अधिनियम को क्या कहते हैं? इस अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है। 1833 का ये जो अधिनियम है जिसको सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। 1833 सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर है, यानी जो कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे भारत में शासन आए थे कंपनी के रूप में, इसके जो चार्टर है, जो यहाँ पर इसको ऐसे व्यापार करने के लिए अधिकार दिए गए थे, उसको 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाता है। 20 वर्षों के लिए इसको ऐसे नवीनीकृत किया जाता है, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाता है कि और आप लोग यहाँ पर 20 वर्षों तक शासन कीजिए। लेकिन इसमें कंपनी के जो एक अधिकार थे, कंपनी को जो अधिकार मिले थे, जिसको हम लोग कहते हैं एक अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के तहत एक और काम किया गया, इसको तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो कंपनी के एक अधिकार था कि हम ही सिर्फ व्यापार करेंगे यहाँ पर भारत में, और यहाँ पर कोई भी यूरोपियन कंपनी या कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, उन सभी को समाप्त कर दिया गया इस चार्टर के अधिनियम के तहत। और यहाँ पर क्या किया जाता है? एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और जिसमें भारतीय बाजार को मुक्त व्यापार कर दिया जाता है, यानी भारत में कोई भी आके व्यापार कर सकता है और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? अब कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस अधिनियम के तहत ऐसे ये काम किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। ये चार्टर अधिनियम 1833 जो था, ये भारत का गवर्नर जनरल क्या होता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का जो गवर्नर जनरल, पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, उस गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। तो इस अधिनियम में अब क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का होगा। इसके अलावा ऐसे भारत के लिए सरकारी पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी इस अधिनियम में कि भारत के जो लोग हैं, अब वो ऐसे भारत के जो लोग कंपनी में भी सरकारी जॉब में जा सकते हैं, अगर उसके अंदर वो योग्यता है, एबिलिटी है, तो वह ऐसे कंपनी में काम कर सकते हैं, सरकारी पदों में वो जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसमें भारत के लोगों को भी कंपनी में काम करने के लिए ऐसे एक तरह से उसको ऐसे दिया जा रहा था। इसके अलावा ऐसे हमारे भारत में 1833 में जो चार्टर अधिनियम लाया गया, इसमें दास प्रथा को अंत कर दिया गया। किसको अंत कर दिया जाता है? दास प्रथा जो उन्मूलन है, जिसको दास रखने की जो प्रथा थी, गुलामी करने की, उसको ऐसे समाप्त कर दिया जाता है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अब हम लोग आते हैं ये विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी। तो विनियमन 1773 जो में लाया गया ये अधिनियम है, इसके उद्देश्य बहुत अधिक थे। इनमें से सबसे पहला उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करना है, यानी इसको रेगुलर चलाना है। यानी 1773 में जो कंपनी आई, इसका काम था कि भारत में ये जो कंपनी है शासन को हमेशा लगातार चलाते रहे और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना था। किसको बढ़ाना था? ब्रिटिश सरकार के जो नियम है उसको ऐसे बढ़ाना था। ब्रिटिश सरकार के जो शासन व्यवस्था है उसको ऐसे हमेशा के लिए इसको ऐसे बढ़ाना था। और ये इसमें से बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थापना किया गया। यानी 1773 में क्या किया गया था? पहले था गवर्नर जनरल जो बंगाल का था। कहाँ था? बंगाल का। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े थे 1833 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त किया गया।
1933 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन सबसे पहले होता था बंगाल का जनरल गवर्नर, जो है से इस अधिनियम के तहत ऐसे 1773 के अधिनियम में लाया गया था। और इस अधिनियम के तहत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, जिनमें से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। क्योंकि ये पूरे शासन बंगाल से चल रही थी, तो सबसे पहले क्या किया गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, ताकि ऐसे शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और इसके अलावा जब ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में एक तरह से कार्यरत काम करते थे। इस अधिनियम के तहत 1773 के जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जो कंपनी के द्वारा जो निदेशक जो चुन के आते थे, उसके कार्यकाल को मात्र 4 साल रखा गया था। कितने साल रखा गया था? कार्यकाल को इसके 4 साल होते थे। 4 साल के बाद इसे हटा दिया जाता था। तो 4 साल के लिए निदेशकों की नियुक्ति होती थी। निदेशकों की जो नियुक्ति है वह मात्र 4 सालों के लिए होती थी, 5 साल भी नहीं, इसका 4 साल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो ये 1784 क्या है? 1773 के बाद 1784 में फिर कानून लाया गया, जिसका नाम है पिट्स इंडिया अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत ऐसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पारित किया गया था, ये 1773 ईस्वी में, जिसको हम लोग विनियमन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम में, जिसको ऐसे एक और नाम से जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो नियम लाया गया था 1773 में, उसके बाद 1784 में जब ये नया आया पिट्स इंडिया अधिनियम, तो उसमें जो खामियां थी, उसमें जो कमी थी, उसको दूर करना और भारत में कंपनी के मामले पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना था। यानी इसमें क्या था, ब्रिटिश जो शासन है उसको ऐसे नियंत्रण को बढ़ाना था। और पहले जो है 1773 में जो नियम लाए गए थे, उनमें जो कमी थी, उस कमी को दूर करना था। तो इस प्रकार से पिट्स इंडिया जो कंपनी अधिनियम जो लाया गया 1784, ये क्या था, विनियमन अधिनियम 1773 में जो कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए इसमें लाया गया। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना था। यानी अंग्रेजी जो सरकार है, जो इंग्लैंड से चल रही थी, उस सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना था। और कंपनी के जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके जो मामले थे उसको कम करना था। ब्रिटिश सरकार के जो नियंत्रण है उसको बढ़ाना था। इसके पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन में है राजस्थान, गुजरात, बंगाल और पंजाब। इसके जो राइट आंसर है वो पंजाब के जो एक स्थान है कलानौर, वहां पर ऐसे 13 वर्षीय अकबर का ऐसे राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में की जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? उसके पिताजी जो है हुमायूं की मृत्यु जो है 27 जनवरी 1556 ईस्वी में अचानक ऐसे आकस्मिक इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं का। तो उस समय उसकी जो उम्र है वह 13 वर्ष था। तो बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा। किसने रखा? बैरम खान जो है हुमायूं की मृत्यु को ऐसे 17 दिनों तक ऐसे गुप्त रखता है। इसके पीछे ये रीजन रहता है कि अगर ये पता चल जाए कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो साम्राज्य में विद्रोह हो जाएगा। यानी साम्राज्य में विद्रोह होने की आशंका थी। इसीलिए बैरम खान ने अपनी सूझबूझ से उस समय से ये मृत्यु की खबर को ऐसे 17 दिनों तक ऐसे गुप्त रखते हैं। और 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में जो पंजाब के जो जगह है कलानौर, वहां पर ऐसे अकबर का ऐसे 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में उसको राज्याभिषेक किया जाता है। कब किया जाता है? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। और उसके पिताजी की मृत्यु कब होती है? 27 जनवरी 1556 ईस्वी में। और उसके बाद ऐसे 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। उस समय ऐसे बैरम खान को वकीले सल्तनत यानी प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग वकीले सल्तनत के नाम से भी जानते हैं,
वकील ए सल्तनत, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का पद ऐसे, यानी वकील जो सल्तनत है इसके नियुक्ति किया जाता है बैरम खान को। और ये बैरम खान जब ये वकील सल्तनत के रूप में ऐसे नियुक्त होते हैं तो वह ऐसे एक तरह से बादशाह के संरक्षण में भी, यानी बादशाह को संरक्षण के भी काम करते हैं। यानी बादशाह को, क्योंकि उस समय उसकी उम्र ऐसे बहुत ही कम था, इसीलिए बादशाह को संरक्षण की जरूरत थी। तो उस समय ये प्रधानमंत्री जो हैं वकील सल्तनत बैरम खान ऐसे उसके संरक्षण करते हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन में है, लिखा हुआ है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? ऑप्शन में है पल्लव, चोल, चेर, चालुक्य। इसके जो राइट आंसर है वो है पल्लव। यानी ये जो महाबलीपुरम जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु का जो चेन्नई जो शहर है वहाँ के जो दक्षिण में, उसके दक्षिण में बंगाल के खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पर है? कोरोमंडल तट पर ऐसे स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 7वीं शताब्दी में, कब किया गया था? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ये महाबलीपुरम के जो मंदिर है, जो इसकी स्थापना ऐसे 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव राजा क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ऐसे हम लोग देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में कि ये चोल साम्राज्य क्या है, इसकी शासन व्यवस्था कब से कब तक थी। तो चोल साम्राज्य है वह 9वीं शताब्दी जो ईस्वी है वहां से, 9वीं शताब्दी से, कब की बात हो रही है? 9वीं शताब्दी ईस्वी से चोल साम्राज्य का शासन स्थापित होती है। और ये शासन स्थापित कैसे करते हैं? तो ये पल्लवों को हराकर, किसको हराकर? ये पल्लव लोग हैं जो 7वीं शताब्दी से पहले शासन कर रहे थे, पल्लव को ये लोग हरा के चोल लोगों ने चोल साम्राज्य की स्थापना ऐसे पल्लवों को हरा कर ऐसे चोल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। और इसका शासन काल जो है वह ऐसे 11वीं शताब्दी में पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि चरम पर थी। 11वीं शताब्दी में बहुत ही ये आगे बढ़ चुके थे। 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में इसका शासन काल चरम उत्कर्ष पर था। और ये इसका जो पतन होता है 13वीं शताब्दी में। चोल साम्राज्य की पतन कब होती है? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। और उस समय ऐसे क्या होता है, पतन के समय जो पांडे लोग होते हैं इसको ऐसे हराते हैं और पांड्य शासन की स्थापना की जाती है। तो चोल साम्राज्य का स्थापना जो है वो पल्लवों को हराकर 9वीं शताब्दी में की जाती है। और ये 11वीं शताब्दी में ये पूरा चरम उत्कर्ष पर थे। और 13वीं शताब्दी में पांड्यों के द्वारा ऐसे इसके शासन को उखाड़ फेंका जाता है और इसका पतन हो जाती है 13वीं शताब्दी में। लेकिन क्या है, चोल लोग जो थे, ये चोल लोग के शासन के समय में बहुत सारे शानदार मंदिर और स्मारक का निर्माण करवाया गया था। यानी चोल लोग ऐसे वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे। उन लोगों के द्वारा एक निर्माण किया गया तंजावुर में। कहां पर? तंजावुर में उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मंदिर जिसको कहते हैं बृहदेश्वर। क्या कहते हैं? बृहदेश्वर का जो मंदिर है इसकी स्थापना है से चोल साम्राज्य के द्वारा किया जाता है। और ये कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मूर्ति के लिए? वहां पर जो बना है वह कांस्य मूर्ति बना है। कौन सी मूर्ति बना है? कांस्य मूर्ति बना है। इसके लिए पूरे विश्व में यह एक तरह से प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? उस समय चोल साम्राज्य के द्वारा ऐसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब आते हैं चेर के शासन के बारे में। तो ये चेर का जो शासन है ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्राचीन राजवंश है। चेर क्या है? एक प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश में आते हैं। ये दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन राजवंश में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चेर साम्राज्य। क्या कहते हैं? चेर साम्राज्य। इसका शासन है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, यानी ईसा पूर्व, ईस्वी शुरू होने से पहले ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी,
चौथी शताब्दी से, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर है से ये 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, कब की बात हो रही है? 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। किसका? चेर का शासन काल शुरुआत कब होती है? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक है से चेर का राजवंश रहता है और इसका शासन काल है से केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर इसका शासन व्यवस्था चलता है चेर का। और ये इसकी जो राजधानी रहती है वो वांची, प्रारंभिक राजधानी, जब अपने शासन में आते हैं तो इसकी राजधानी रहती है वांची। क्या है? याद रखिएगा, इसकी राजधानी है, क्या है? राजधानी वांची। और एक और नाम है जो जिसको हम लोग कहते हैं मुजीरिस। क्या कहते हैं? मुजीरिस। ये ऐसे ये इसकी प्रारंभिक राजधानी में आते हैं वांची और मुजीरिस। अब आते हैं हम लोग ऐसे चालुक्य के बारे में। चालुक्य 3 शाखाओं में विभाजित है। पहला है बादामी के चालुक्य। इसका है से 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का ये शासनकाल, जिसको पुलकेशन प्रथम के द्वारा है से स्थापित किया गया था। यानी पहला जो भाग है, शाखा जो है वह बादामी का चालुक्य है। कहाँ है? बादामी की चालुक्य, जो 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का ये शासन स्थापित करते हैं। दूसरा है कल्याणी के चालुक्य। कौन है? कल्याणी के चालुक्य। इसका शासन काल जो है 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और ये इसको पश्चिमी चालुक्य के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो शाखा है चालुक्य का, जिसको कहते हैं वेंगी के चालुक्य। क्या कहते हैं इसको? वेंगी के चालुक्य। ये है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी 7वीं शताब्दी से इसके शासन काल को 12वीं शताब्दी तक माना गया है। और यह है पूर्वी चालुक्य के रूप में जाना जाता है। इसको पूर्वी चालुक्य, वेंगी को पूर्वी चालुक्य और कल्याणी को पश्चिमी चालुक्य के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है राज राजा और महाराजा। राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? वह ऑप्शन है शुंग वंश, पांड्य वंश, सातवाहन वंश और शक वंश। इसके जो राइट आंसर है, ये जो राज राजा और महाराजा को उपाधि प्राप्त करने वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन जो वंश है इससे संबंधित रखते हैं। अब आते हैं हम लोग शुंग वंश। तो शुंग वंश की जो स्थापना है 185 ईसा पूर्व, कब की बात हो रही है? 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे बृहदत्त, उसकी हत्या है से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है से उसकी हत्या की जाती है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या की जाती है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में, और ऐसे शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अब है कि इसकी ऐसे 185 ईसा पूर्व से लेकर इसका शासन जो है वह ऐसे 73 ईसा पूर्व तक, कब की बात हो रही है? 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल चलता है। 73 ईसा पूर्व में जो शुंग वंश के अंतिम शासक है, शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश के जो अंतिम शासक हैं, जिसका नाम है देवभूति। क्या नाम है? देवभूति। देवभूति की हत्या की जाती है उसी के सेनापति वासुदेव के द्वारा। उसका जो सेनापति रहता है, क्या नाम है इसका? वासुदेव। वासुदेव के द्वारा ऐसे हत्या की जाती है और ये शुंग वंश का अंत किया जाता है। शुंग वंश के शासन काल में कला और वास्तुकला क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विकास किए जाते हैं। इनमें से है भरहुत स्तूप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है भरहुत स्तूप। ये भरहुत स्तूप है से, इसके अलावा है से सांची स्तूप के जो तोरण द्वार है और विदिशा के गरुड़ स्तंभ, विदिशा के गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, ये गरुड़ स्तंभ है से शुंग वंश के ही शासन काल में इसका निर्माण करवाया जाता है।
और इस काल में संस्कृत भाषा, एक तरह से संस्कृत जो भाषा है, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत जो भाषा है उस भाषा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाता है और बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो किताब हैं, तो बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में की जाती है उस समय से, शुंग वंश के शासनकाल में, क्योंकि उस समय से संस्कृत जो भाषा है उसका ऐसे बहुत अधिक ऐसे बढ़ावा दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पांड्य वंश के बारे में। पांड्य वंश का शासन 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी पांड्य जो वंश है इसका ऐसे शासन काल कब रहा है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक ये दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में शासन किए हैं और इनमें से 2 शहर महत्वपूर्ण है, मदुरै और कोरकई। क्या नाम है? मदुरै और कोरकई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहे हैं जो दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किए हैं। 13वीं शताब्दी में चोलों से, 13वीं शताब्दी में वे लोग ऐसे चोल जो ऐसे क्या किए थे? मदुरै शहर को ऐसे कब्जा कर लिए थे, लेकिन 13वीं शताब्दी में ये लोग फिर पुनः ऐसे मदुरै को हासिल करते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं। किसके द्वारा? पांड्य के द्वारा ऐसे पुनः विस्तार किया जाता है, मदुरै को अपने में प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद क्या होती है? दिल्ली सल्तनत के आक्रमण और आंतरिक जो संघर्ष है उसके अंदर में भी पांड्य के जो वंश है उसके अंदर में आंतरिक ऐसे क्या हो जाते हैं? संघर्ष होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? 14वीं शताब्दी में ये जो वंश है पांड्य वंश का अंत हो जाता है। यानी कब होती है? 14वीं शताब्दी में ऐसे इसका अंत हो जाता है, जब दिल्ली सल्तनत के आक्रमण और आंतरिक संघर्ष के कारण ऐसे पांड्य जो वंश है इसका अंत हो जाता है। अब आगे देखते हैं शक वंश। ये शक वंश का कोई संस्थापक नहीं था, यानी ये क्या था? बल्कि ये कई शाखाओं में विभाजित था, यानी कई शाखा में ये विभाजित थे। इनमें से एक शासक है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसका नाम है रुद्रदामन। क्या नाम है? रुद्रदामन। यानी शक वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिसका नाम है रुद्रदामन, जिसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। रुद्रदामन का शासन कब से कब तक रहा है? 130 से 150 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। और इसके स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जो शक वंश के है इसकी स्थापना 1 शताब्दी ईसा पूर्व, 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 4 शताब्दी ईस्वी तक ऐसे ये पश्चिम भारत में शासन किए हैं। कहां पर किए हैं? पश्चिम भारत में इसका शासन रहा है। कौन से? पश्चिम भारत में शक वंश का ऐसे शासन रहा है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? ऑप्शन में है पुष्य, भूति, वकाटक, चालुक्य और पल्लव। इसकी जो राइट आंसर है वह है वकाटक वंश। कौन से? वकाटक वंश। यानी वकाटक जो वंश है उसके जो रुद्रसेन द्वितीय है वह गुप्त राजवंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो है वह से प्रभावती जो गुप्ता है उससे विवाह किए थे। ये कहाँ थे? ये वकाटक वंश के थे। अब देखते हैं इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्य भूति। यानी पुष्य भूति जो वंश है इसकी स्थापना है से 6वीं शताब्दी में। कब किया जाता है? 6वीं शताब्दी में पुष्य भूति की जो ये वंश है इसकी स्थापना की जाती है और इसकी जो प्रारंभिक जो राजधानी है वह थानेश्वर है। क्या है? प्रारंभिक इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, जो अभी से वर्तमान में जिसको हम हरियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा। तो ये इसकी ऐसे 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति जो है इसकी ऐसे वंश की स्थापना की जाती है और इस वंश के सबसे महान शासकों में सबसे महान शासक जो रहे हैं उनमें नंबर 1 में है हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है इसको महान शासक ऐसे पुष्यभूति जो वंश के हर्षवर्धन जो है इसको महान शासक में गिना जाता है। इसका शासन काल है से 606 से 642 तक है। 606 से 647 तक इसका ऐसे शासन काल रहता है। कितना तक रहता है? 47 तक। यानी इसका जो शासन काल है 606 ईस्वी से
647 ईस्वी तक इसका शासन कर रहा है। और उसने अपनी राजधानी जो थानेश्वर है, इस थानेश्वर से हटा के उन्होंने अपना राजधानी चेंज करते हैं और वो कन्नौज में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? कन्नौज को उन्होंने राजधानी बनाया, जो अभी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो उन्होंने थानेश्वर जो राजधानी था, उस राजधानी को चेंज करके हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को ऐसे राजधानी बनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये इस वंश का ऐसे पतन का होने का कारण क्या है कि हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उसकी मृत्यु के बाद ये जो वंश है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। और अंततः इसकी मृत्यु के बाद क्या होती है, जब ये वंश कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे ये वंश की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पुष्यभूति जो वंश है, इसकी स्थापना ऐसे कब होती है? 6वीं शताब्दी में। लेकिन ऐसे ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका ऐसे पतन हो जाता है।